हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणुजनन या शुक्रजनन के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑलरेडी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। जो एक चीज पढ़ रहे थे हम लोग कि जो मानव है उसमें भ्रूणीय विकास किस तरह से होता है। तो मानव में जो भ्रूणीय विकास है उसका जो पहला स्टेप था वो था गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन की प्रक्रिया दो तरह से होती थी। एक होती थी इसको हम लोग शुक्राणु जनन बोलते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल के अंदर होगा, और एक होता था अंडाणु जनन जिसको ओजेनेसिस के नाम से जानते थे। वो हम लोग फीमेल्स के अंदर में पढ़ेंगे, यानी फीमेल्स के अंदर वो प्रोसेस होता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन सबसे पहले चीज हमें ये समझना है कि शुक्राणु जनन बॉडी के अंदर कहाँ होता है। चूंकि शुक्राणु जनन है तो चूंकि ये मेल में होगा, ये स्पष्ट है, और अंडाणु जनन होता तो ये फीमेल में होता। तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में, जिसको हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। तो यह प्रक्रिया वृषण यानी टेस्टिस में संपन्न होती है। अब टेस्टिस में कहाँ होती है? टेस्टिस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो टेस्टिस में वृषण, जो टेस्टिस होती है, तो वृषण की जो शुक्रजनक नलिका होती है जिसको इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, में शुक्राणु बनते हैं। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेस्टिस में शुक्रजनक नलिकाओं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसके अंदर संपन्न होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यानी शुक्रजनक नलिका को, ठीक है, वृषण की यानी शुक्राणु जनन जो शुक्राणु बनते हैं वृषण की इकाई के रूप में जाना जाता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि यह प्रक्रिया टेस्टिस यानी वृषण के अंदर संपन्न होगी। वृषण में कहाँ होगी? तो वृषण में शुक्रजनक नलिका जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन की क्रिया को दो चरणों में बांटा जाता है, यानी जो मेल के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो दो चरणों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण। यहाँ पे आप देखिए जो फिगर हम यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आपको दिखाएंगे कि शुक्राणु पूर्व का निर्माण किस तरह से होता है। ये जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण, शुक्राणु पूर्व मतलब स्पर्मेटिड्स का निर्माण तीन चरणों में, तो तीन अवस्थाओं में होती है। सबसे पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था मीन्स हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें नाम गुणन, ये अपनी संख्या में बहुत तेजी से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। वृद्धि प्रावस्था मतलब ये अपने आप में ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और परिपक्वन प्रावस्था मतलब अपने अंदर मैच्योरेशन लाते हैं, मैच्योर स्टेज में पहुंचते हैं। उसके बाद जाकर के शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है, और फिर शुक्राणु पूर्व में शुक्र कायांतरण की प्रोसेस होने से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो उसके बाद पहला हो गया शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण। और यह स्पर्मेटिड्स का जो प्रोसेस है वो तीन अवस्थाओं में या तीन स्टेज में संपन्न होती है। एक होता है गुणन फेज प्रावस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, और एक होता है मैच्योरेशन फेज जिसको हिंदी में परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो शुक्र कायांतरण जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी स्पर्मेटिड्स जब बन जाते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। शुक्र कायांतरण होने से शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो मेल बॉडी में शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था या यौना आरंभ से होने लगती है। जैसे ही जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं, जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी एज में इंटर्ड करता है या उससे पहले भी यानी किशोरावस्था में भी यह हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेल्स में यौनावस्था जैसे ही शुरू होती है उसमें क्या होता है? स्पर्म जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी एज का जैसे ही स्टार्टिंग होती है से होने लगती है। क्योंकि मतलब कारण क्या है इस समय क्या होता है? क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनएच हार्मोन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अब यह है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव हमारे बॉडी में कहां से होता है? तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस से होता है, जो
हाइपोथैलेमस से होने के बाद हमारे शरीर के जो पीयूष ग्रंथि हैं उसके अग्रभाग को, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को ये उद्दीपित कर देता है। और उद्दीपित करने के बाद इससे दो तरह के हार्मोन सिक्रिएट, मतलब दो तरह के हार्मोन बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरे को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो हम लोग आगे जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो वहां पे, तो ये आपने देखा। अब देखिए कि जो शुक्राणु पूर्व से शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, मतलब शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो दो चरण में होती है, एक शुक्राणु पूर्व और दूसरा शुक्र कायांतरण। इसको एक फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, जो शुक्र जनन की जो कोशिका होती है, यानी वृषण की जो शुक्र जनन नलिका यानी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु बनते हैं, उसकी प्रीमोडियल जर्म सेल यानी उसकी जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। इसको हम लोग आदि जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स। और चूंकि ये द्विगुणित होती है तो हमने यहाँ पे 2n लिख दिया है। अब इसमें क्या होगा, गुणन होगा, मतलब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, मतलब ये प्रक्रिया इसमें क्या होगी, चलेगी। उसी को हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। तो प्रीमोडियल जर्म सेल यानी आदि जनन कोशिका जैसे ही गुणन प्रावस्था में एंटर करती है तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स है उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या है, अपने डॉटर सेल्स में भी क्रोमोजोम की संख्या समान बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2n है तो इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 सेल्स बनेंगे और जिसमें दोनों में क्या होगा 2n 2n, मतलब दोनों का पोलैरिटी लेवल 2n ही होगा। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो फिर इससे भी 2 बनेंगे, फिर इससे भी 2 होंगे, आगे की प्रोसेस चलेगी। तो ये प्रोसेस को यानी यहां से, यानी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है यहां तक, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, गुणन प्रावस्था, जिसमें समसूत्री विभाजन। अब क्या होगा, जैसे ही गुणन प्रावस्था समाप्त होगी, इंड होगी, तो गुणन प्रावस्था मतलब प्रीमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अंत में जो कोशिका बनती है उसी को हम लोग शुक्राणु जन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, शुक्र जनन की प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया, इसको शुक्राणु पर। अब यहीं से क्या होगा, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। तो पहला स्टेप ये हो गया हमारा कि जो आदि जनन कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि शुक्राणु जन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ये दूसरे चरण में मतलब शुक्राणु पूर्व बनने के दूसरे वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज में इंटर कर जाएगा। देखिए, इनमें से कोई एक को हम यहाँ पे लाइनिंग, ये देखिए ये सेकेंड स्टेज हो गया, वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ प्रावस्था में इंटर कर गया। अब देखिए यहाँ पे ये छोटा है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा साइज में इसको बड़ा बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसमें ग्रोथ हुआ। अब जैसे ही इसमें ग्रोथ होगा वृद्धि प्रावस्था में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये ग्रोथ अवस्था में जाएगा। जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि प्रावस्था होगी यानी वो वृद्धि करके मतलब बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा, तो वही सेल्स क्या हो जाएगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होने के बाद जिस सेल्स का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। अब जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया से वृद्धि अवस्था के बाद हो जाएगी तो वही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अब परिपक्वन प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज में इंटर कर जाएगी, तीसरे फेज में मैच्योरेशन फेज में इंटर करेगी। जैसे ही मैच्योरेशन फेज में इंटर करेगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होगी परिपक्वन प्रावस्था में। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2n कोशिका है, मतलब ये जो कोशिका है जिसको हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। और हम लोग जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन का जो मतलब होता है उसमें क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स में है उसमें क्रोमोजोम की संख्या अपने पेरेंट सेल्स की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये 2n था, जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, nn हो गया। तो ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप जिस सेल का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी वृद्धि प्रावस्था में मतलब स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होने के बाद जिस सेल का निर्माण हुआ उसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जैसे ही मैच्योरेशन फेज में इंटर करेगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से उसमें क्रोमोसोम की संख्या उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे ही आधी होगी तो उसके फलस्वरूप यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के
फलस्वरूप जिस कोशिका का निर्माण होगा उसको हम लोग द्वितीयक शुक्राणु कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं था, हमने यहाँ पे लिखा है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसमें होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वो समसूत्री विभाजन की तरह होता है। तो अर्ध जिस तरह देखिए समसूत्री विभाजन में 2n से जो कोशिका बनी उसमें 2n, तो अर्धसूत्री विभाजन जस्ट समसूत्री विभाजन सेकेंड जो होता है वो अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन की तरह होता है। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में जैसे ही इसमें विभाजन होगा, तो यहाँ n है तो इसमें विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बने, जिसमें सब में क्या होगा? n ही होगा। यहां भी n, तो इस तरह से 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर आगे 8 बनेंगे, इस तरह से। तो अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा किसमें? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में, तो उसके फलस्वरूप जो कोशिका बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्राणु पूर्व, यानी शुक्राणु बनने की पहले की कोशिका। शुक्राणु में शुक्राणु, पूर्व मतलब पहले, यानी शुक्राणु जो बनेगा उसके ठीक पहले की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग, जो कोशिका है उसको शुक्राणु पूर्व बोलते हैं। तो देखिए ये शुक्राणु पूर्व, जिसको स्पर्मेटिड्स के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। और परिपक्वन प्रावस्था के फलस्वरूप ये शुक्राणु पूर्व का निर्माण हो गया। अब जो दूसरे चरण में हम लोग इंटर करेंगे जिसको हम लोग शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये जो यहाँ पे शुक्र कायांतरण का प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पे शुक्राणु, और एक चीज याद रखिएगा, ये जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा ये अगतिशील होगा, इसके अंदर गति नहीं होगा। शुक्राणु पूर्व ये अगतिशील होगा एवं भारी होगा। लेकिन जैसे ही इसमें शुक्र कायांतरण की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे देखिए शुक्र कायांतरण की प्रोसेस जैसे ही होगी ये क्या हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। और ये शुक्राणु जो होगा शुक्र कायांतरण होने के बाद, यानी इसमें शुक्र कायांतरण होगा, यानी उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे और शुक्र कायांतरण के फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण होगा उसको हम लोग शुक्राणु कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं शुक्राणु, यहाँ पे जगह था। और ये जो शुक्राणु होगा ये गतिशील होगा एवं हल्का होगा, लेकिन शुक्राणु पूर्व क्या था? अगतिशील एवं भारी। याद यहाँ पे जगह नहीं था, आप लोग लिख लीजिएगा। जो शुक्राणु पूर्व होगा वो अगतिशील होगा एवं भारी होगा, और शुक्राणु पूर्व से जो शुक्र कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होगा वो कैसे होंगे? गतिशील एवं हल्के होंगे। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। इसको आप एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, अभी आपको बताए थे शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवना आरंभ में ही क्या होती है? शुरू होती है, यौवना आरंभ होते ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस दौरान जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव बहुत अधिक हो जाता है। तो अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका शुक्राणु बनने में क्या रोल है वो आप देखिए। देखिए जो जीएनआरएच जिसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं उसका स्राव हाइपोथैलेमस से होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में ताप को भी नियंत्रित करने का काम करता है। बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित वगैरह करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस का है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इसका जो स्राव होता है, हार्मोनल कंट्रोल, यहाँ पे लिख देते हैं हम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी हाँ, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर हार्मोन का क्या कंट्रोल है? तो सबसे पहले देखिए जो जीएनआरएच हार्मोन है उसका स्राव कहां से होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से किस चीज का स्राव होता है? जीएनआरएच का। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस से जैसे ही जीएनआरएच क्या होते हैं? सिक्रिएट होते हैं। ये जीएनआरएच जो है वो
पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि, आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। तो अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि को ये क्या कर देता है, उद्दीपित कर देता है, उद्दीपित कर देता है। कौन? जो जीएनएच हार्मोन है, जो जीएनआरएच हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रिएट होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को उद्दीपित कर देते हैं। जैसे ही ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को क्या करेंगे, उद्दीपित करेंगे, तो ये 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करेंगे, यानी मतलब वहां से छोड़ेंगे, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होंगे जीएनआरएच हार्मोन के प्रभाव की वजह से। एक को हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में एलएच कहा जाता है, और एक को बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण में, टेस्टिस में मौजूद एक सेल होते हैं, जिसको हम लोग लीडिंग सेल्स बोलते हैं, उस लीडिंग सेल्स को उद्दीपित करेगा। उसका नाम क्या है? लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स को जैसे ही क्या करेगा, उद्दीपित करेगा। जैसे जीएनआरएच अग्र पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित किया, उद्दीपित करने के बाद इससे क्या हुआ, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज हुए, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये जो एलएच है, ये वृषण में, ये टेस्टिस में मौजूद लीडिंग सेल्स को क्या करेगा, उद्दीपित करेगा। और जैसे ही ये लीडिंग सेल्स को उद्दीपित करेगा, ये क्या करे, एक हार्मोन एंड्रोजन, इसे मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि मेल सेक्स हार्मोन क्या है, तो एंड्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, यह इसका जो वर्क होता है, देखिए यह जो है, यह शुक्राणुओं की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह शुक्राणुओं की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो एफएसएच है, हमारा दूसरा जो हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह क्या करता है, यह भी वृषण में मौजूद सर्टोली सेल्स को, ये किसे, सर्टोली सेल्स को ये उद्दीपित कर देता है। जिस तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण में मौजूद लीडिंग सेल्स को उद्दीपित किया, उसी तरह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वृषण में ही मौजूद सर्टोली सेल्स को क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, और इससे एक प्रकार के कारकों का स्राव होगा, फैक्टर्स, कारकों का, यह एक कारकों का स्राव करेगा। कौन, सर्टोली सेल्स। जैसे ही इसमें कारक का स्राव होगा, यह सर्टोली सेल्स शुक्र कायांतरण की क्रिया को नियंत्रित करेगा। यह जिस तरह ये जो एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन को क्या किया, कंट्रोल किया, उसी तरह सर्टोली सेल्स एक कारकों का स्राव करेगा, जो क्या करेगा, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये हार्मोनल इफेक्ट है। मैं क्वेश्चन भी आता है कि शुक्राणुओं के निर्माण में हार्मोनल प्रभाव का वर्णन करें, मतलब हार्मोन का क्या प्रभाव है वर्णन करें। तो इसको हम लोग फिर आगे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। एक दिन इस पे हम वीडियो बनाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो शुक्राणु जनन क्या है, तो मतलब शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो टेस्टिस में।
टेस्टिस में भी कहा, तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यानी शुक्रजनक नलिका में होती है, जिसे उसकी इकाई के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रक्रिया जो है 2 चरणों में संपन्न होती है। एक होता है हमारा स्पर्मेटिड्स का निर्माण यानी शुक्राणु पूर्व का निर्माण। शुक्राणु पूर्व का निर्माण 3 अवस्थाओं में होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसके फलस्वरूप शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है। उसके बाद फिर शुक्र कायांतरण यानी इस शुक्राणु पूर्व में शुक्र कायांतरण की प्रोसेस होती है, और उससे जाकर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो अगतिशील एवं हल्का होते हैं। और शुक्राणु पूर्व ये गतिशील एवं हल्का होते हैं, और शुक्राणु पूर्व अगतिशील एवं भारी होते हैं। तो ये कुछ उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।